अस्सलाम वालेकुम। तलाश के साथ हाजिर अनीक नाजी। आज हम जिन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे वो ये हैं कि ये सियासत में एकदम ये गर्मा गर्मी, ये लबो लहजा जो हमारे सुनने देखने में आ रहा है, जो पीपल्स पार्टी की तरफ से यानी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो इस्तेमाल किया, जो जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने एक बड़ी ज़ोरदार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद वो आगे महंगाई के खिलाफ एक एहतजाजी तहरीक का ऐलान भी उन्होंने किया है। सो ये जो यानी इस वक्त तो वक्त ये है कि इलेक्शंस हो चुके हैं, हुकूमतें बन चुकी हैं, अब एक दूसरे को जांचने का मेयार तो कारकर्दगी होना चाहिए। इस लबो लहजे के ये सियासी जो गर्मा गर्मी है इसकी वजह एकदम क्या है। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका जो मुकम्मल हो चुका है, ये दौरा कैसा रहा, ये हम सवाल करेंगे पाकिस्तान के मशीर बराए खारजा अमूर सरताज अजीज साहब से हम गुफ्तगू करेंगे और वो तमाम एतराज़ात जो इस दौरे के दौरान उठाए गए हैं वो हम उनके सामने रखेंगे और सुनेंगे कि उनका जवाब क्या है। गुफ्तगू में हमें ज्वाइन करेंगे कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक़ वज़ीर इत्तलात व नशरियात हमारे साथ हैं, और उसके स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वलीद इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। और इससे पहले कि हम गुफ्तगू शुरू करें, इस सेगमेंट में हम गुफ्तगू करेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे जो कि फाटा में हैं, अली शनवारी साहब, उनसे भी जानना ये चाहेंगे कि ड्रोन का जो इशू जिस शिद्दत से बहस में आ गया है, वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका के दौरान भी ये रहा, बड़ी गर्मा गर्मी इस इशू पे आज भी डॉक्यूमेंट्रीज हमारे सामने आई हैं। तो जो कबायली इलाके के अवाम हैं वो उनकी तवक्कुआत वज़ीर आज़म के दौरे से क्या थी और क्या अब वो कुछ मुतमईन नजर आते हैं? जी अली शनवारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। शनवारी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी ये शनवारी साहब बताइएगा कि कबायली इलाके में जो हमारे भाई जो हम वतन हैं उनको इस वज़ीर आज़म के दौरे से क्या तवक्कुआत थी और ड्रोन हमलों के हवाले से क्या वहां पे कुछ अब उनको उम्मीद है कि ये रुक जाएगा, मसला हल हो जाएगा? जी, जब भी ड्रोन हवालों के बात होती है पार्लियामेंट में या कोई हाई सतह पर अमेरिकन के साथ, तो एक उम्मीद तो बनती है कि हाँ फाटा में ड्रोन हमले बंद हो जाएंगे। लेकिन मतलब फाटा के लोगों पर या मतलब उनकी उम्मीद तब दम तोड़ती है जब वो बात भी होती है और पीछे से ड्रोन हमला भी होता है। तो मतलब एक उम्मीद तो बनती है कि ड्रोन हमले बंद हो जाएंगे, लेकिन डायलॉग के साथ वो पीछे ड्रोन हमला भी हो जाता है तो लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर फिर वो पानी फिर जाता है कि ये ड्रोन हमले ख़त्म नहीं होंगे। एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि ये पाकिस्तान में जो सियासी अब देख रहे हैं हम, गर्मा गर्मी का एक माहौल है, इंतखाबी फिजा का माहौल है, तो इसको कबायली अवाम किस तरह से देख रहे हैं? क्या उनको यानी इस इलेक्शन के बाद जो हुकूमतें बनी हैं वो कारकर्दगी को वो कैसे देख रहे हैं? उम्मीद है उन्हें कोई? जी, जब से इलेक्शन हुए हैं हमने वो बातें तो बहुत सुनी है तब्दीली की, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जिस तरह इलेक्शन का पहले माहौल था फाटा में या केपी में, वही सूरत हाल अब भी है। लोग उम्मीद तो बरते हैं कि हालात ठीक होंगे, लेकिन हालात जो कि तू है, लोगों की उम्मीद बनती है, लेकिन उनकी उम्मीदों पर जो पॉलिटिशियन है, जो उनकी स्टेटमेंट है, जो उनकी पॉलिसियां हैं, तो उनको देख के उनकी उम्मीद फिर दम तोड़ती नजर आती हैं, क्योंकि वो तो अपने बातों में, अपने स्टेटमेंट में बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आखिरी सवाल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत इलेक्शन से पहले कबायली इलाके में थी, क्या आप समझते हैं कि आज भी वही मकबूलियत खड़ी है? जी बिल्कुल, उनकी स्टेटमेंट तो बड़ी बड़ी आती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन मतलब एक ग्राउंड रियलिटी पे वही जो पहली की पोजीशन है वही पोजीशन अभी बरकरार है। तो इस सच कोई नजर नहीं आ रहा था। यहाँ मैं गुफ्तगू मेरा ख्याल है कि वलीद इकबाल साहब से ये सवाल करना चाहिए कि उन्होंने खुद सुना कि बातें तो हैं बड़ी बड़ी, लेकिन एक तो ग्राउंड पे कुछ होता नजर नहीं आ रहा, और दूसरी बात वलीद साहब, इस गर्मा गर्मी का इस वक्त क्या जवाब है? मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूं जी। गर्मा गर्मी का जवाब जो है वो जो समझ में आता है, एक तो ये है कि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो अब तकरीबन उनकी आमद है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अहकामात हैं कि एक सूबे में तो 27 नवंबर को और फिर 7 दिसंबर को, और बिल आखिर ये इन्हीं अगले 1-2 महीनों के अंदर वो हो जाएंगे। तो अब पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो अपना फिर से अपने उरूज पर आ रही है, और ये आम इंतखाब और उनके बाद के जो चंद माह, अभी 4 माह गुजरे हैं, उसके बाद ये सबकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा अच्छा, एक बड़ा मौजू किस्म का इम्तिहान होगा।
तो एक तो ये है। दूसरा जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं खैबर पख्तूनख्वा में, मेरे ख्याल में जो आपके नुमाइंदे वहाँ पे हैं उन्होंने तो बात है हेडलाइंस में की है। अगर मैं मखसूस जो है जो कि वाकई इक़दामात लिए गए हैं हुकूमत की तरफ से उनकी तरफ इशारा करूँ, अगर उसमें मोबाइल कोड्स हैं, उसमें इंफॉर्मेशन की एक्सेस का कानून है, उसमें ये यकसा निज़ाम तालीम की पूरी जो ऐलान किया गया है उसके ऊपर अमल दरामद है। और खैबर पख्तूनख्वा में ख़ासकर जिस तरह से बाजार लगा करता था करप्शन का, ट्रांसफ़र्स का, पोस्टिंग्स का, कॉन्ट्रैक्ट्स में परसेंटेज 10% का, उसका जो कला कमा जो हुकूमत ने किया हुआ है। और बहुत सी चीज़ें और हैं जिनके नताइज नज़र आएंगे। आप अस्पतालों में जाएंगे, अस्पतालों में आपको डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, नर्सेज नज़र आएंगे, स्कूलों में जाएंगे टीचर्स नज़र आएंगे। और आप इंशाल्लाह फ़ोन लगाएं, पूछें लोगों से वहाँ जो है। वलीद इकबाल साहब, क्या ये आइडियल, क्या ये मिसाली सूरत हाल शायद ये ना हो कि हम बजाय के बल्दियाती इलेक्शंस की जो आपने जैसे बात की कि हम दूसरे को यानी एक गर्म माहौल पैदा करके या किसी को बुरा कह के ये तनकीद करने के बजाय हमारी जो सियासी पार्टी की हुकूमत जिस सूबे में है वो अपनी कारकर्दगी से साबित करे कि वो दूसरों से बेहतर है, बजाय इसके कि ये एक दूसरे पे वही हम इससे तलखी बढ़ेगी। देखें जी, तलखी मैं अपनी पार्टी के हवाले से बात कर सकता हूँ। अब अगर आप शायद जहन में रखा हो आपने कि वो कारसाज की वो सालगिरह पे वाक़े वाली के जो एनिवर्सरी थी उस पर जो बिलावल साहब ने जो तकरीर की या जो भी कुछ है, मैं अगर फोकस रखूँ अपनी पार्टी की तरफ से, अगर हम तनकीद कर रहे हैं तो तनकीद बराए तनकीद नहीं है, वो वाकई ऐसे मामलात के ऊपर है जो काबिल तनकीद है। और अफसोस है, आप पाकिस्तान की आवाम से जाके पूछें कि किस किस्म की मुश्किल में वो इस वक्त मुब्तला हैं, जिन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। और जब से उन्होंने मुंतखब किया है, खैर ये इंतखाब के तरीके पर भी एक अलहदा मौजू है जो कभी बाद में बात करेंगे, और उसकी भी जो इंकशाफात हो रहे हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन कारकर्दगी के हवाले से इतनी जल्दी, इतनी ज़्यादा मायूसी शायद ही पाकिस्तान की तारीख में हमने किसी जमहूरी हुकूमत से देखी, इंक्लूडिंग इन खैबर पख्तूनख्वा। मतलब मिसाल के तौर पर यह है ना कि देखिए कि तजावीज़ जो खान साहब ने दी उससे तो कोई भी जी शऊर आदमी जो है इनकार नहीं कर सकता, वो तजावीज़ की हिमायत ही करेगा। टैक्स नेट बड़ा होना चाहिए, लूटी हुई दौलत वापस आनी चाहिए, महलात ख़त्म होने चाहिए। लेकिन वली साहब मामला यह है कि अगर हम यानी ये देखें कि क्या ये बातें तब ज़्यादा असर अंगेज़ होती हैं। आपने डॉक्टर्स की बात की, एजुकेशन की बात की, व्हाट अबाउट लॉ एंड ऑर्डर? यानी हमने देखा कि बदतरीन दहशतगर्दी वैसे ही हो रही है, गोलियां भी चल रही हैं, बॉम्ब ब्लास्ट भी हो रहे हैं। आज भी जब कोई धमाका होता है तो बिलोर खानदान के अफराद पहले पहुंच जाते हैं, आपके वज़रा उस तरह नजर नहीं आते, जेलों पे हमले हो रहे हैं। मतलब एक माजरत खाना रवैया है। आपकी मिसाली कारकर्दगी क्या आप समझते हैं कि आपकी मिसाली कारकर्दगी है? देखिए जी, मिसाली कारकर्दगी, और ये एक पहली मरतबा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई हुकूमत की बागडोर संभाल रही है। लेकिन जो मिसालें अब इमरान खान साहब ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी और जो कारकर्दगी वफाकी हुकूमत की है, देखिए पाकिस्तान के हालात अगर उनका मुआवजा किया जाए इस वक्त और जो हालात 1997 में थे जब यही पार्टी इक़्तिदार में थी जो अब है, तो उन्होंने वही टीम दोबारा से यहाँ पे लागू की है, वही टीम पॉलिसीज बना रही है। और उस वक्त की कारकर्दगी लोग भूल जाते हैं। जो इकोनॉमी उस तरफ 2% ग्रोथ इकोनॉमी की उन सालों में हुई। आपका फॉरेन एक्सचेंज 30 रुपए का डॉलर 45 रुपए का हुआ, 50% उसने मार खाई आपके रुपए ने। टैक्स टू जीडीपी रेशियो। कायरा साहब शरीक गुफ्तगू करते हैं। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम नाजी साहब। जी कायरा साहब फरमाइएगा कि वलीद इकबाल साहब का कहना यह है कि ये सियासत में गर्मा गर्मी इस वजह से कि बल्दियाती इंतखाब करीब करीब हैं। मेरा कहना यह है, गुजारिश मेरी महज इतनी है कि क्या बेहतर नहीं है कि हम अपनी हुकूमतों यानी जो कारकर्दगी से दूसरे पर तनकीद करें बजाय अल्फाज का और तनकीद का इस्तेमाल करके? अनीक साहब, गुजारिश यह है कि सियासत में गर्मा गर्मी रहती है, यही सियासत का हुस्न है। अगर अपोजिशन हुकूमत की गलतियों की और गलत कार्यों की निशानदेही नहीं करेगी तो हुकूमत की इस्लाह कैसे होगी? मतलब बुज़दिल का काम सिर्फ बुज़दिल खान बड़ा जाती सा हमला नहीं है। देखिए, गुजारिश यह है कि आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि बिलावल साहब ने अपनी जो स्पीच में बातें की हैं, क्या मैं आपसे थोड़ा सा वक्त लेके ये पूछ सकता हूं कि आपको बिलावल साहब की गुफ्तगू सारी, उसमें 4 मेन इश्यूज थे। एक, उन्होंने ये कहा कि अगले इंतखाब में मैं तीर हूँगा, आसिफ जरदारी साहब कमान होंगे और हम शेर का शिकार करेंगे। ये कलामती बात है कि हमने अगले इंतखाब में मुस्लिम लीग नवाज का 2018 में जो इंतखाब होना है उसमें उनका मुकाबला करना है और हमारी पूरी कोशिश होगी। हम उसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते ये अलग बात है। उनकी भी यही कोशिश होगी, तहरीक इंसाफ की भी यही कोशिश होगी कि दूसरी किसी जमात को एक सीट ना मिले।
तो ये बात कहनी कि अगले इंतखाब में हम शेर का शिकार करेंगे, मैंने इसमें शेर कौन के सा गुनाह कर दिया? मैंने शेर की शिकार की बात कर मैं उस पे आने लगा हूं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हम इस मुल्क के अंदर जो मुलायत नाफज हो गई है, इस मुल्क के अंदर जो मजहबी इजारादारियां बन गई, हम उसको नहीं मानते। तो किसी दूसरे लीडर की ये हिम्मत है? हमने तो इन इजारादारियों के खिलाफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर आज तक सबसे बड़ा हमारा मसला ये है, इनके खिलाफ खुल के उन्होंने बात की है। तीसरा, उन्होंने खान साहब को कहा, खान साहब को ओके, उन्होंने जो बात करते हुए कहा कि बुज़दिल खान, यार आपने बिलावल साहब की उस नौजवान की स्पीच का ये लफ्ज तो पकड़ा। हम समझते हैं कि खान साहब को बड़ी जुर्रत से ये फैसले करने चाहिए थे और इस वक्त उनको सामने फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए था, लेकिन आपको इमरान खान साहब के इस गुफ्तगू तो समझ आ गई, लेकिन आप शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू कभी गौर करें, वो क्या आला नस्ल की गुफ्तगू फरमाते थे। चौधरी निसार साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, बड़े संजीदा लोग थे, वो कैसी गुफ्तगू फरमाते थे। और आज भी शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू का महवर जो होता है, क्या शानदार फुलझड़ियां गिरती हैं। कभी किसी ने कहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बात कही, एक गलती, यानी एक अगर नामुनासिब लबो लहजा था, एक मैं गलती का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, चले मैं ये कहता हूं कायरा साहब, नामुनासिब का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, गलती का नहीं करता। मैं कहता हूं कि नामुनासिब लबो लहजा अगर किसी का है तो क्या ये जस्टिफिकेशन है कि मैं भी नामुनासिब रवैया अख्तियार करूं? मेरा सवाल ये है। नहीं, देखिए, नामुनासिब की बात नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि हद तक अमेज रवैया था शहबाज शरीफ साहब का, हद तक अमेज रवैया था, गैर पार्लिमानी रवैया था चौधरी निसार अली खान का। आपने कभी कोई गुफ्तगू नहीं की। एक मिनट, मेरी गुजारिश सुन लीजिए। मैं ये नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अपने कारकुनों को मुखातब कर रहे थे वो, उन्होंने कोई कौम से खिताब नहीं किया था, वो असेंबली में खिताब नहीं कर रहे थे, वो अपनी पार्टी के कारकुनों से बातें कर रहे थे और उन्होंने दूसरी पार्टी के एक लीडर के ऊपर ये एतराज किया है, कोई कौम से खिताब करते हुए तो नहीं कहा, अपनी पार्टी के इंटरनल अफेयर्स में बैठ के अपनी पार्टी का मोरल बूस्ट करने में उन्होंने बात की है। और ये हमारे मुल्क में होता रहा, कौन सी गाली दे दी है इसमें यार। जी वलीद इकबाल साहब, उनका कहना यह है कि वो पार्टी का वो जरा मोरल बूस्ट करना होता है और वो उसके लिए बेहतरीन तरीका, या पता नहीं, मतलब वो कहते हैं हमारा कल्चर, अपने पार्टी के कारकुनों से बातें कर रहे थे, वो कोई जाहिर है जनाब, कायरा साहब वो ये गुफ्तगू अपनी पार्टी के कारकुनों से ही करेंगे और आपके ख्याल में पीटीआई के कारकुनों से करेंगे? वो जिस जमात के लीडर हैं वो उन्हीं से कहेंगे ना, कोई जुर्म है? पीटीआई के कारकुनों से तो जाके ये नहीं कहेंगे कि बुज़दिल खान के लिए तुम काम करते हो। ये तो एक लॉजिकल सी बात है। जी बात यह है कि अगर वो पार्लियामान के फ्लोर पे कहते, किसी जगह टीवी के शो में कहते तो और बात है, अपने पार्टी के जलसों में इंटरनल मीटिंग, छोटी मीटिंग थी वो, उस मीटिंग के अंदर अगर कारकुनों से बात करते हुए दूसरे किसी बंदे के बारे में बात की जाती है, हम एक दूसरे को बुज़दिल कह देना कि आपने बड़ी बुज़दिली दिखाई है, आपने इस मामले में बड़ी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए था, ये तो हमारे आम अल्फाज है। नहीं, लेकिन उनके नॉलेज में तो था। नौजवान आदमी ने आपको तो ये भी कहा गया, बिलावल साहब की बात क्यों है, जोशे खिताबत में आपने फरमाया, ये बात नहीं, मैंने ये नहीं है मेरी बात ये है, सुनिए, मेरी बात ये है कि उन्होंने जो शेर के शिकार की बात की है, असल एतराज तो सबको उस पे है। मैंने उन्होंने क्या किया, उसको रेफरेंस से हट के बात शेर की बात नहीं कर रहा, मैं तो सारे मीडिया की बात कर रहा हूं। है कमर्शियल ब्रेक का, आपसे मैं गुफ्तगू इंशाल्लाह जारी रखता हूं। इस कमर्शियल ब्रेक के बाद, इस ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू में इंक्लूड करेंगे पाकिस्तान के मिनिस्टर खारजा सरताज अजीज को। देखते रहिए दुनिया न्यूज़। जी वेलकम बैक। जी कारा साहब, आप कुछ फरमा रहे थे ब्रेक से पहले। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि खान साहब के बारे में जो गुफ्तगू करते हुए बिलावल साहब ने कहा, खान साहब खुद अपने मुखालिफिन के बारे में जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं बड़े जज्बाती लहजे में, और आपको तो पता है ना अनीक साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो अदलिया के बारे में फरमा दिया था, अब अदलिया ने उनको एक फैसिलिटी दे दी और बात है, लेकिन वो जिस तरह की गुफ्तगू खान साहब ने फरमाई थी, ये तो ऐसी बात नहीं है, एक लफ्ज उन्होंने कहा। ये वलीद इसका जवाब देंगे। जी वलीद, उस लबो लहजे को भी मुनासिब नहीं वलीद साहब कहा जा सकता जो खान साहब अख्तियार करते हैं। जी कारा साहब, वो तो अपना सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला कर दिया, तो वो तो मामला कानूनी है, उस पर कानूनी फैसला हो गया। लेकिन जिस तरह बिलावल साहब ने जिस रवैया का इजहार किया, उनको ये भी देखना चाहिए कि वो खुद बंद कमरों के अंदर और बुलेट प्रूफ शीशों के पीछे बैठ के अपने इजहार ख्याल करते हैं। इमरान खान साहब लोगों के अंदर जाते हैं, अवाम में घुलते मिलते हैं, किसी बुलेट प्रूफ शीशे नहीं होते, और अमन की बात करते हैं। अमन की बात करने का मतलब बुज़दिली नहीं होता। मेरा अगले टॉपिक पे चलते हैं, गुफ्तगू करते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद है पाकिस्तान के मशीर बराए खारजा अमूर सरताज अजीज साहब। इनसे पूछते हैं कि दौरा अमरीका कैसा रहा और यहाँ पे जो इतराज उठाए जाते रहे हैं गुफ्तगू में, मीडिया में, शोज में, अखबारों में,
वो भी हम सरताज अजीज साहब के सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सरताज अजीज साहब, फरमाइएगा कि आपके नज़दीक ये जो दौरा मुकम्मल हुआ है, वज़ीर आज़म वापस आए हैं, आप भी तशरीफ ला चुके हैं, कुछ सबसे बड़ी कामयाबी आपके नज़दीक क्या थी? मेरा ख्याल है इसकी कामयाबी जो है वो एक नए जो ताल्लुक है हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, उसकी बिगिनिंग मैं कहूँगा, एक न्यू बिगिनिंग। क्योंकि हमारे जो अमेरिका से ताल्लुकात हैं वो उनको रोलर कोस्टर कहा जा रहा है कि वो कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं, फिर चंद साल के बाद बिल्कुल नीचे चले जाते हैं। गुज़िश्ता 3 साल में तो बहुत से बहरान आए। तो जब से ये इलेक्शन हुए हैं और नई जमहूरी हुकूमत आई है तो अमेरिका ने इस डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन को वेलकम किया है और वो इससे एंगेज करना चाह रहे थे। सेनेटर कैरी आया और उसके बाद बहुत जल्दी अमेरिका का सरकारी दौरा हुआ। तो इसमें और जो इस दौरे की सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कामयाबी है वो ये है कि जिस तरीके से इस दौरे का इंतमाम हुआ, जिस लेवल पे मीटिंग हुई, जिस डिग्निटी और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में तमाम गुफ्तगू हुई, वो कम से कम मेरे पिछले तजुर्बे के मुताबिक सबसे बेहतर था। और उसमें जो पॉजिटिव चीजें थी जिस पर रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है, वो जाहिर है कि जो कुछ एक एरियाज ऑफ कंसर्न या नेगेटिव जो थी उससे बहुत ज्यादा थे। तो ये एक इससे बिगिनिंग है, जाहिर है कि लगेगा उनको कन्वर्ट करने में, लेकिन मजमूई तौर पर ये एक बहुत इस लिहाज से अच्छा दौरा था और बड़ी तफसील से, बड़ी खुल के सिक्योरिटी इश्यूज पर, इकनॉमिक और बाकी इश्यूज पर, रीजनल और जो इंटरनेशनल इश्यूज पर बहुत अच्छी और फ्रैंक एक्सचेंज ऑफ व्यूज हुआ। सरताज साहब फरमाइएगा कि एक एतराज़ यहाँ पे ये उठाया जाता रहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सेक्रेटरी जॉन कैरी के पास नहीं जाना चाहिए था, उनको मिलने के लिए आना चाहिए था वज़ीर आज़म के पास। आपका रद्द-ए-अमल क्या है? नहीं, वो तो वहाँ नहीं गया, सिर्फ वो डिनर उन्होंने अटेंड किया जो कैरी ने दिया था। और डिनर जो है अटेंड करना वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। फॉर्मल मीटिंग तो व्हाइट हाउस में हुई है और बाकी तमाम लोगों ने उन पर कॉल किया। वाइस प्रेसिडेंट के साथ ब्रेकफास्ट किया और कैरी के साथ खाना किया और बाकी सारी जितने भी वजीर थे उन्होंने आके उन पे वहां पे कॉल किया। और वो जो कैरी का डिनर था वो सिर्फ कैरी का डिनर नहीं था, उसमें डिफेंस मिनिस्टर भी थे, हेगल, उसके बाद उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनकी डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ये काफी हाई लेवल इंटरेक्शन था डिनर पर, क्योंकि कैरी उसके बाद वतन छोड़ के बाहर जा रहे थे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से आपकी मुलाकात हुई जो व्हाइट हाउस में डॉक्टर सूजन राइस से, इसके बारे में कोई तफसील आप बता सकते हैं? वो जाहिर है कि जो मेरी और उनसे मुलाकात हुई थी वो इसी इश्यूज पर थी कि हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम है वो कैसे डेवलप हो रहा है और उसमें जिस तरीके से इंटरेक्शन, कोऑपरेशन हो रही है मुख्तलिफ मामलात पर, और ख़ास तौर पे अफगानिस्तान की जो इवॉल्विंग सिचुएशन है उस पर क्या हमारे असेसमेंट है, क्या उनका असेसमेंट है। और वो मीटिंग भी सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से नहीं थी, उसमें डायरेक्टर CIA भी थे, उसमें उनके व्हाइट हाउस का स्टाफ भी था, सारे काफी तफसीली गुफ्तगू हुई। अच्छा फरमाइएगा कि ये जब प्रेसिडेंट ओबामा और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की जो मुलाकात हुई उसके बाद जो प्रेस के सामने जो आए दोनों लीडर्स और जो गुफ्तगू की, उसमें ओबामा ने जितनी बातें की वो तो एक्सटेम्पोर की, वो मतलब खुद की, वो कोई नोट्स नहीं पढ़ रहे थे, वज़ीर आज़म लिखे हुए नोट्स पढ़ रहे थे। तो इसकी वजह क्या थी? एतमाद की कमी थी, बहुत कॉन्शियस थे, इस पर तनकीद हुई है, इसका क्या जवाब देंगे आप? नहीं, ये मुझे खुद हैरत हुई कि जो उनकी गुफ्तगू थी 1.5 घंटे की नवाज शरीफ साहब की और ओबामा की, उसमें उन्होंने एक दफा भी अपने नोट्स कंसल्ट नहीं किए, क्योंकि मजमूई तौर पर वो जितनी तैयारी उन्होंने इस मीटिंग के लिए की थी, मैंने कहा बहुत कम मीटिंगों को उन्होंने की होगी, जाने से पहले और हर मीटिंग से पहले, तो वो बहुत अच्छी हुई। उसके बाद जब उनकी गुफ्तगू हुई तो उन्हें जो प्रेस को बताना था, जो प्रेस टेकआउट था उसके बाद, वो जाहिर है कि वो एक नफीतुल लफ्ज होते हैं जिसमें कि आप अपना मकसद बयान करते हैं, तो वो उन्होंने उस वक्त पढ़ा होगा। और वो मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है, और अगर नोट्स को कंसल्ट किया जाए जहाँ आपको ख्याल है कि प्रिसाइज होना चाहिए, तो वो तो कोई ऐसी बात नहीं है जिससे लगे कि आप तैयार नहीं है। और मेरा ख्याल है कि जितने वो फोकस थे और जिस तरीके से उन्होंने सीरियसली इस विजिट को लिया है, ये दोनों तरफ से मेरा ख्याल है बहुत अच्छी तैयारी थी और एक कमिटमेंट थी कि हमने इस रिलेशनशिप को बेहतर करना है, हमने इस नई जमहूरी हुकूमत की कामयाबी के लिए कोऑपरेट करना है। ये बहुत मेरा ख्याल है पॉजिटिव मैसेज था जो पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल है आगे चलकर मुफीद साबित होगा। अच्छा, वॉशिंगटन पोस्ट में बॉब वुडवर्ड की जो रिपोर्ट शाया हुई है ड्रोन के मामले पर, इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है?
वाशिंगटन पोस्ट का एक बहुत पॉजिटिव कदम नहीं था कि एक 6 साल पुरानी खबर जो है उसको आप ऐसे मौके पे छा रहे हैं कि वाशिंगटन पोस्ट से जो उस दिन की नई खबर थी कि नवाज शरीफ साहब की और उनकी मुलाकात हुई और उसमें क्या हुआ उसको बिल्कुल ड्राउन आउट कर दिया और वो खबर दे दी कि जी पिछली हुकूमतें तो इसमें शामिल थी। तो क्या हुआ, वो तो पहले भी बात हो चुकी है। लेकिन कोई भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग रिटन या वर्बल जिसमें मुल्क की सॉवरेनिटी का वो हो पे हरफ आए, वो किसी हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं। और हमारी हुकूमत का तो बिल्कुल वो था। और उस स्टोरी में आप देखें कि बस हेडिंग ये थी कि पता था जैसे कि मौजूदा हुकूमत का भी जिक्र हो रहा हो और बाकी स्टोरी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तो ये किसी ने जो चाह रहा, कोई भी वाशिंगटन पोस्ट में या कहीं भी कोई लोग थे जो इसका ये रुख पेश करना चाह रहे थे। और मेरा ख्याल है कि ड्रोन पर भी जो मियां साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया बहुत मौसर भी था और मजबूत भी था। तो उसको किसी तरीके से वो करने के लिए वो खबर शाया हुई। और ये वहाँ के लोगों में भी मुझे कहा जी कि ये इट वॉज नॉट इन द बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म। एक ऐसे टाइमिंग इसकी देखें कि एक ऐसे मौके पर ये खबर छापी। अच्छा, एक बड़ा मजबूत एतराज़ यहाँ पर यह उठाया जाता रहा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने जो कमेंट्स दिए इस मुलाकात के बाद होटल पहुंचने पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए, जब उन्होंने कहा कि हमें अपने घर के मामलात को भी ठीक करना है, अपने घर को इन ऑर्डर रखना चाहिए, ये कमेंट उन्हें वाशिंगटन में नहीं देना चाहिए था, ये कमेंट उन्हें इस्लामाबाद में देना चाहिए था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बात जो है ना इतराफ़ करना कि हमें भी कुछ न कुछ करने की ज़रूरत है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये आपको जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं हमारे वतन में, अब ये जो इस वक्त हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दहशतगर्दी का और इसका हासिल है, ये सिर्फ बाहर से तो नहीं आया हुआ, हमारे अपने यहाँ भी इसमें कुछ न कुछ अंसर शामिल है। और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हमें, तो वो उनको तो आपने सही मौक़िफ़ किया, लेकिन अपने घर को इन ऑर्डर डालने में मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। तो ये तो एक अच्छी बात है। मैच्योरिटी का सवाल है कि हमारे यहाँ ये हो गया कि हर चीज़ पे दूसरों को ब्लेम करो कि जी उनका सारा कसूर है। तो ये मेरा ख्याल है मैच्योर बयान था। और ये फरमाइएगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जब गुफ्तगू कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ, तो भारत का जब जिक्र आ रहा था तो अमरीकी सदर भारत की जिस तरह साइड ले रहे थे, साफ नजर आ रहा था कि भारत की तो एक सफारती कामयाबी है, हमारा होमवर्क क्या है? नहीं, खैर इसमें होमवर्क की बात नहीं है। उसमें जो बुनियादी बात तो यही है ना कि अमित साहब ने उनसे बड़े मौक़िफ़ से कहा कि आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों तो बगैर कश्मीर का मसला हल किए ये मसला कैसे हल होगा, ये ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे। और उनको याद दिलाया कि प्रेसिडेंट क्लिंटन जब थे 99 में, तो मैंने उन्हें कहा कि अगर आप 10% टाइम भी जो आप मिडल ईस्ट को देते हैं उसका 10% भी आप कश्मीर को दें तो ये मसला 1 साल में हल हो सकता है। तो आप भी ऐसा कोई फार्मूला निकालें जब आप इस चीज़ की तवज्जो दें, क्योंकि हमारे बायलैटरल प्रोसेस से ये मसला हल नहीं हो रहा। तो उस हवाले से उसने कहा जी कि उनको इंडिया को दहशतगर्दी का बहाना मिल गया कि ये वाक़या हो रहा है। तो उस पर ज़ाहिर है कि यही जवाब था जी कि हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शुरू हो गया है, जुडिशल कमीशन वहाँ जा चुका है और जो भी फैसला होगा कानून के मुताबिक वो हो जाएगा। तो उन्होंने ज़ाहिर है कि उसका जिक्र करना था कि वहाँ पे ये एक रुकावट है ताल्लुकात को बेहतर करने। कहा जा रहा है कि अगर ये ड्रोन हमलों की जो मंजूरी है परवेज मुशर्रफ ने दी थी, तो क्या आपकी हुकूमत परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कोई मुकदमा चलाएगी इस बुनियाद पे? तो कोई डॉक्यूमेंट तो है नहीं ना अभी तक पता है कि किसने क्या अंडरस्टैंडिंग दी थी या क्या नहीं था। ये तो पहले तो फैक्ट्स मालूम करने की बात है। हमारी इल्दाद के मुताबिक आज भी 50 से 100 ट्रक हैं जो अफगानिस्तान के अंदर दाखिल हो रहे हैं चमन और तुरखम से। अब 2014 में फिर विड्रॉल करीब आ रहा है, तो ये ट्रक इतनी बड़ी तादाद में अफगानिस्तान के अंदर हमारे रास्तों से क्यों जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि जो फौजी वहाँ इस वक्त तो है ना, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं खाने पीने की और बाकी चीज़ों की, वो तो पाकिस्तान से ही जाती है ना। तो मैंने रिपोर्ट नहीं देखी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त ज़ाहिर है कुछ ट्रक तो जाएंगे जो कि मौजूद, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ से पाकिस्तान से जाती है। क्या हम अमेरिका से ये नहीं मनवा सकते कि उनकी अफवाज जो वापस जाएंगी, सामान वापस लेके जाएंगे, हमारी सड़कों के बजाय हमारे रेलवे ट्रैक्स का इस्तेमाल करें, शायद हमारा रेलवे को रिवाइव हो जाए, हमें कुछ हेल्प मिल जाए? रेलवे हमारी कैपेसिटी मेरे ख्याल नहीं है, न इंजन है न वो है। और वहाँ से जो खैबर का जो इलाका है वहाँ से पिशावर तक, और मजबूरी तौर पर ये तो खैर कमर्शियल चीज़ है कि उनके ट्रक वहाँ सील होकर निकलते हैं और सीधे चले जाते हैं। तो आया कोई अल्टरनेटिव निज़ाम है? अगर हुआ तो ज़ाहिर एग्जामिन वो भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। अगर उनको रेलवे सस्ता पड़ता है तो हमें भी सूट करेंगे। अच्छा जी, भारत के बारे में कुछ सवाल कि वो जो जारहाना मूड हमें नजर आ रहा है, तत्तापानी और सियालकोट पे आज भी शेलिंग हो रही है, तो ये बात फिर कहाँ जाएगी?
पता नहीं कि वहाँ इलेक्शन का साथ कुछ गर्मी जो है वो ट्रेवल कर रही है, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे बीजेपी का जो एंटी पाकिस्तान स्टैंड है, तो क्या पता कि उसका हो, लेकिन हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि किस तरीके से ये क्या वजह है इस वक्त हीटअप होने का, और हम भी रिस्ट्रेंट इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, जाहिर है कि ताकि मजीद इश्तियाल अंगेजी ना हो। इन्वेस्टिगेट ही करते रहेंगे, मतलब अगर वहां से कोई एग्रेशन आ गया तो फिर हमारी तैयारी क्या है? तैयारी तो खैर हर वक्त होती है, खुदा ना करे कि इसकी ज्यादा जरूरत पड़े। हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि DG मिलकर इसको डिफ्यूज करें और मालूम करें कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। आखिरी सवाल ये कि आपके और तारिक फातमी साहब के दरमियान इख्तलाफात की खबरें मुस्तकिल गर्दिश में हैं, तबसरे भी हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे तो वही सुनाम नजर नहीं आ रहा, कुछ लोग होंगे जो खबरें अफवाहें उड़ा रहे हैं, अभी तक कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि जिसमें इख्तलाफ की सूरत नजर आई हो। मुझे तो नजर नहीं आई, पता नहीं औरों को क्या नजर आ रहा है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरताज अजीज साहब जी, आपने गुफ्तगू सुनी सरताज अजीज साहब की। जी कारा साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? अनीक साहब, सरताज अजीज साहब हमारे बड़े सीनियर हैं, बड़े तजर्बाकार आदमी हैं, उन्होंने बड़े नपे तुले अल्फाज में बातें कह दी। मुझे तो बड़ी हैरानगी है, दो तीन बातें बड़ी ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है जी कि बाहर हुकूमत यही ढंढोरा पीटती है कि हम अमेरिका में बड़ा कामयाब दौरा करके आए हैं, और हर दफ़ा हर हुकूमत यही कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी यही कहती रही कि जी ये एक नया आगाज़ है। अब इन अल्फाज से हमें बाहर निकल आना चाहिए, और अमेरिका के साथ पाकिस्तान की रियासत के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहा, ये रियासत के साथ ताल्लुकात का इशू है। और जहाँ तक तल्लक इस जमहूरी हुकूमत को वेलकम करने का है, अमेरिका बहादुर का रिकॉर्ड तो ये है कि इस मुल्क के अंदर आमराना हुकूमतें भी आती रहीं, उनको ज़्यादा वेलकम करते रहे, उनको ज़्यादा फंड देते रहे, उनको ज़्यादा सपोर्ट करते रहे। ज़ियाउल हक को देख लें, मुशर्रफ को देख लें, ऐसा ही रहा। उन्होंने ज़ियाउल हक के से पहले अयूब खान को देख लें। पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमतों के ऊपर कदगनें लगती रहती हैं, ये माजी है, बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखी हुई हिस्ट्री है। और तीसरी गुजारिश ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, मियाँ साहब के ऊपर मेरे एतराज़ और तरह होंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वहाँ गए थे, वो अपनी एक विश लिस्ट, अपनी एक ज़रूरतें लेके गए थे, और उन्होंने वहाँ जाके अपना मुकदमा उनके सामने रखा। सवाल ये है कि वो मुकदमा का जवाब क्या आया। हमने वहाँ खड़े होके उस गुफ्तगू के अंदर कुछ बातें वो हैं जो प्रेसिडेंट ओबामा ने की, कुछ वो हैं जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने की वहाँ जॉइंट जब बैठे थे, और उसके बाद जब वो बाहर निकल के बात करते हैं तो ज़रा गौर कीजिए उसका तनाजुर क्या है। एक तरफ हम कहते हैं कि हाँ हमें अपने रीजनल हालात ठीक करने होंगे, हमें अफगानिस्तान में सपोर्ट फराहम करनी होगी, हमें अपना हाउस को जारी रखना होगा। हम इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वलीद इकबाल साहब, बड़ी देर से कुछ शरीक गुफ्तगू नहीं हुई। जी आप बताइए कि आपने सारी गुफ्तगू सुनी सरताज अजीज साहब की, इसको मेन को पॉइंट्स जल्द बताइएगा, क्रिस्प को आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? लेकिन जी सरताज अजीज साहब ने खुद हैरानगी का इजहार किया इस बात पर कि जो बज़ाहिर चीज़ें नजर आती हैं उनसे शुरू करते हैं, अपीयरेंसेस, कि मियाँ नवाज शरीफ जब बोल रहे थे तो वो अपना नोट्स को कंसल्ट कर रहे थे, हालांकि इतनी लंबी मीटिंग में उन्होंने बिल्कुल नोट्स का इस्तेमाल नहीं किया। वो तो खुद पे कहते हैं मुझे हैरत है जी। हाँ जी मुझे, और दूसरा एक तरफ ओबामा साहब ने बड़े एतमाद के साथ और बिल्कुल फिलबदी सारी बातें की, एक्सटेम्पोर। ये सरताज अजीज साहब ने जो एक बात खुद तस्लीम की है कि जी इतनी कम तैयारी के साथ मियाँ नवाज शरीफ गए हुए थे, ये बहसियत मजमूई भी इस दौरे के बारे में कहा जाना चाहिए। नहीं, उनका तो कहना है ये भरपूर तैयारी से गए। खैर मैंने कुछ और सुना, बहरहाल वो भी सही अगर उन्होंने कहा हो। हम यही महसूस करते हैं बतौर अपोजिशन पार्टी के कि इसमें पाकिस्तान की वफद ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने ठीक तरह से होमवर्क इस मामले पे नहीं किया। ड्रोन का मामला वो कहते हैं कि मौसर तरीके जी, मैं उसी ड्रोन के खुसूसन उस हवाले से कहना चाह रहा हूँ कि किस तरह से होमवर्क नहीं हुआ था। और उसकी वजह यह है कि देखें, आप देखें मुकामी तौर पर डोमेस्टिकली अंदरून मुल्क जिस किस्म का मैंडेट नवाज शरीफ साहब अपने साथ लेके गए थे कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर मुत्तफिका जो फैसला हुआ था तमाम पार्टियों का करारदाद के अंदर, और ड्रोन्स का जिक्र पहली दफ़ा इस तरीके से आया था कि वो जो है आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और उसको अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया जाएगा, उसको रोका जाएगा। फिर उसके साथ साथ आप इंटरनेशनल सतह पे देखें कि एक हफ्ता पहले BBC अपनी रिपोर्ट देता है जिसमें 400 जो है बेगुनाहों की अमवात का जिक्र होता है, और जो कि अमेरिका के दावे से कहीं ज़्यादा है। और उसके बाद फिर एक रोज पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल अपनी तफसीली रिपोर्ट देती है कि हमने उठाया। तो इस तरह से जिस तरीके से उनको उनके लिए स्टेज को सेट किया हुआ था
ड्रोन्स के, इससे कहीं ज्यादा पुरजोर और मुअस्सर तरीके से सरताज जी साहब ने कहा कि बड़े मुअस्सर तरीके से ड्रोन्स की बात हुई। हम नहीं समझते मुअस्सर तरीके से हुई, क्योंकि मुअस्सर तरीके से हुई होती तो इन सारी मिसालों को इस्तेमाल करके कि इनको अब जंगी जराइम तक कहा जा रहा है, उसमें यह भी कहा जाना जरूरी समझना चाहिए था कि मई 2013 में सदर ओबामा ने यह बात का वादा किया था कि वो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे। अभी तक वो एक्नॉलेज भी नहीं करते कि इसके अंदर क्या अमवात होती हैं बेगुनाह लोगों की, कौन इसका निशाना बनते हैं। तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं, और ओबामा साहब के अल्फाज में कहीं ड्रोन्स का जिक्र भी नहीं आया। पाकिस्तान की सॉवरेंटी का एक बस वो गुजरते गुजरते जिक्र कर गए। तो और तीसरी बात जो मैं कहूंगा वो प्रोटोकॉल की है। देखें, नवाज शरीफ साहब खुद वजीर आजम, खुद वजीर तजारत, खुद वजीर दिफा और फिर साथ फॉरेन मिनिस्टर भी खुद, क्योंकि वो तो एडवाइजर थे। तो प्रोटोकॉल के हवाले से भी उनको ये जो उन्होंने सारे लोगों के नाम लिए हैं, ये सबको कैरी साहब ने वहां स्टेट डिपार्टमेंट में इकट्ठा किया हुआ था, क्योंकि तमाम पोर्टफोलियोज मियां नवाज शरीफ साहब के पास खुद थे। तो ये सारा होमवर्क जो था और ये सारा प्रोटोकॉल का भी मामला, ड्रोन्स का मामला, उन सब पे जिस तरह से वहां पे हैंडलिंग हुई उससे कहीं ज्यादा बेहतर और कहीं ज्यादा मुअस्सर हो सकती। मुतमईन जी, कारा साहब आप क्या फरमाते हैं, खासतौर पर ये बात जो उन्होंने कही वाशिंगटन में कि पाकिस्तान को अपना घर इन ऑर्डर रखना पड़ेगा। सरताज अजीज साहब कहते हैं ये मैच्योरिटी की बात है, तस्लीम करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? देखिए, दो छोटी छोटी गुफ्तगुएं हैं अनीक साहब, वक्त बड़ा कम है। ड्रोन्स के ऊपर मियाँ साहब यहाँ पे भी पूरी एक हाइप क्रिएट करके गए, वहाँ पे भी मुख्तलिफ फोरम्स पर उन्होंने ये बात उठाई। अब सवाल ये है कि अमेरिकी सरकार को अगर वो इस मामले में सीरियस थे तो उन्हें पाकिस्तान को कुछ रिलीफ दे देते कि टेम्पररी अगर बंद कर देते और पाकिस्तान की हुकूमत के हाथ मजबूत करते। मियाँ साहब वापस आके कहते हैं कि मैं ड्रोन अटैक बंद कराया हूँ, आओ मेरे साथ बैठ के बात करो, और लोकल ऑपरेशन बंद करते तो बड़े अपर हैंड से बात करते। उन्होंने उनको खाली हाथ भेजा है और उन्होंने सिर्फ उनको एक लॉलीपॉप के तौर पे वो पहले जो हमारी ऑलरेडी स्पेंट रकम है वो देने का वादा किया है। जो बात मियाँ साहब की कहने की है कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर, इट्स ए वेरी डेंजरस थिंग, इट्स ए वेरी डेंजरस थिंग। इसलिए इर्रेस्पॉन्सिबल अनीक साहब जी, गैर जिम्मेदार, मैं चले उसको आप जो भी कह लीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि उसकी टाइमिंग क्या है। वो वजीर आजम साहब प्रेसिडेंट अमेरिका के साथ मुलाकात करते हैं, वहां पे उनसे जमातो दावा की बात भी की जाती है, लश्कर तैयबा की बात की जाती है, वहां पे शुमाली वजीरिस्तान की बात भी की जाती है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी और हिंदुस्तान के अंदर होने वाले वाकयात और रीजन के अंदर होने वाले वाकयात पे पाकिस्तान को सुनाया जाता है। और बाहर आके वजीर आजम पाकिस्तान अगर ये बात कहते हैं कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना है तो ये सर्टिफिकेशन है, ये एडमिशन है जो अंदर बातें हुई है। इसलिए कि अगर पाकिस्तान के वजीर आजम अपने मुल्क में आके यहां अपोजिशन के सवालों का जवाब देते हुए, मीडिया से मुखातब होते हुए, असेंबली में मुखातब होते हुए कहें तो वो और बात है। लेकिन अगर वो वजीर आजम अमरीका के सदर से मुलाकात करने के बाद वहां खड़े होकर कहते हैं तो अंदर, और खुद ही कह रहे हैं कि मुझसे जमातो दावा की बात भी की गई है, हिंदुस्तान का इशू भी छेड़ा गया है, इसका मतलब क्या है? और तीसरी बात यह है जो नोट्स की बात की गई है, मैं इस पर ज्यादा नहीं जाता, नोट्स लोग रेफर करते भी हैं, लेकिन अगर सरताज अजीज साहब हैरान हैं तो मियाँ साहब ने खुद तो नोट्स तैयार नहीं किए होंगे। वजीर आजम के लिए नोट्स तो या तो एडवाइजर फॉरेन अफेयर्स तैयार करते या तारिक फातमी साहब करते, या फिर ये दोनों मेरे बुजुर्ग जो थे ये फारिग थे, फिर सेक्रेटरी खारजा ने किया, इनको पता भी नहीं था। तो ये कैसे मुमकिन है? ये प्रेपरेशन का आलम आपको बताता है। मैं समझता हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान को अमेरिका ने खाली हाथ लौटाया है। अगर उन्होंने 5 ग्रुप बनाए हैं स्ट्रेटेजिक डायलॉग के अंदर, ये ग्रुप ऑलरेडी काम कर चुके हैं। आपको एनर्जी में वो कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं। आपको मार्केट एक्सेस ना उन्होंने पहले दिया ना वो आज दे सकते हैं, इसलिए कि वहां पे मार्केट एक्सेस जो है वो मार्केट मैकेनिज्म के तहत मिलेगा। अमेरिकी सरकार का उसमें एक रोल बड़ा थोड़ा है और उससे पहले को 15 साल से ये बात हो रही है, उन्होंने इस बात को कोई वजन नहीं दिया। मैं समझता हूं, और प्रोटोकॉल जो है ना अनीक साहब, आखिरी बात यह है, ये जो प्रोटोकॉल के ऊपर हम बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, हमें एक बात समझनी चाहिए कि हम दुनिया का, इससे हमारी गैरत मजरू नहीं हो जानी चाहिए। हमें कौमी गैरत का बड़ा खुमार चढ़ जाता है और झूठी असल गैरत यह है कि हम लोगों के आगे हाथ ना फैलाएं। असल गैरत यह है कि हम अपने घर को दुरुस्त करें। असल गैरत यह है कि यहाँ दुनिया की सारी उंगलियां हमारी तरफ ना उठें कि दहशतगर्दी यहां से होती है। पाकिस्तान के वजीर आजम को बड़ी कमजोर पिच पे जाना पड़ता है। हमारा जो हुक्मरान वहां जाता है, आप समझते हैं कि बाकी दुनिया के हुक्मरानों की तरह उसकी वो पजीराई करेंगे? ऐसे है नहीं। बात को कंक्लूड करते हैं। वलीद, मैं आपसे प्लीज जल्दी बताइएगा, वक्त की कमी है। आपके ख्याल में भारत में इलेक्शंस पहले भी होते आए हैं, अब भी हो रहे हैं, इतनी अग्रेशन का ये इसकी वजह क्या है? बस उसकी वजह उनके अंदरूनी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उससे महसूस तो यही होता है कि जो अब 2 टर्म्स में कामयाब रही है कांग्रेस,
उसको खासा थ्रेट नज़र आ रहा है और खासा गैम्बल जो है वो बीजेपी की साइड से भी आया है कि उन्होंने एक डिवाइसिव किस्म की शख्सियत को अब नामजद किया है। वो जो कारी साहब आप क्या कहेंगे? कारी साहब आप इस मामले में क्या कहेंगे? भारत की तरफ से इतना अग्रेशन क्यों है? ये मैं समझता हूं जी ये हमारे मुल्कों के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो टेम्परेरी फिजा बना के इलेक्शन जीतने का रवैया है, ये माजी में भी रहा है, इस वक्त भी ये है। और वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी के ऊपर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ये अमरीकी सरकार ने खुद डॉक्यूमेंट रिलीज किए हैं और उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान के दौरे के खास एन उस मीटिंग के दौरान ये मामला, ये स्टोरी छपाई है। और वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि जी हमें तवक्को है, हमारी गुफ्तगू बड़ी मुस्बत हुई और वो ड्रोन पे कमी हो जाएगी। और उनके स्पोक्समैन ने उसी वक्त ये बात एट द सेम टाइम रिजेक्ट कर दी कि नहीं, ड्रोन के ऊपर हमारी पॉलिसी जारी रहेगी। कारी साहब, बिफोर आई कंक्लूड द शो, आई वुड रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू, मैं एक आपके सामने पॉइंट रखता हूं कि क्या मिसाली सूरत हाल अच्छी बात ये नहीं होगी, कमिंग बैक टू द पॉलिटिकल गर्मा गर्मी, कि आप सिंध में, ये पख्तूनख्वा में और बाकी पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून का मैंडेट है, आप अपनी कारकर्दगी से एक दूसरे को काउंटर करें बजाय इसके कि एक दूसरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के खिलाफ। अनीक साहब, हमारी जिम्मेदारियां उन सूबों में जहां पे हमारी हुकूमतें हैं, अगर हमारी सिंध में है, इनकी केपीके में है, मुस्लिम लीग की पंजाब में है, तो ये हमें वहां पे अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। लेकिन उन्हीं सूबों के अंदर जहां अपोजिशन में है, हमें अपोजिशन का रोल, एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल अदा करना चाहिए और मरकज में हमें एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल अदा करना चाहिए। ये कोई गैर जिम्मेदारी नहीं है। जी 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 वलीद, आप क्या कहेंगे? जी, मेरे ज़हन में जो नाम था नरेंद्र मोदी का था, जो पहली बात हो रही थी उसका, और मैं यहाँ पे जो बात, ये जो गर्मा गर्मी जी देखें, वो हमारे सियासी कल्चर का भी हिस्सा है। लेकिन अगर कोई वाकई बराए तनकीद कारकर्दगी है तो तनकीद फिर वाजिब होती है। कोई फ्रेंडली ऑपोजिशन, अवामी इश्यूज, लोगों को बस ऐसी बात बिल्कुल ठीक है, हम भी तनकीद के लिए ओपन है। उनके मसाइल कब होंगे, उनके मसाइल कब हल होंगे और डिलीवर करती हुई हुकूमतें, आपकी पार्टियां कब नजर आएंगी? लोगों का इशू ये है, वही दुश्मन तराजी, थक चुके हैं हम। वक्त हुआ है प्रोग्राम का खत्म। दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करता हूं, आप तशरीफ लाए। आपसे मुलाकात होगी कल दुनिया न्यूज पे रात 10 बजे। देखते रहिए दुनिया न्यूज।